गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या ऐसे गुड मॉर्निंग होती है क्या? ऐसे तो बैड मॉर्निंग भी नहीं होती है। या तुम साउथ दिल्ली हो क्या आयोगे सारे के सारे? चलो शुरू करते हैं बच्चों। नहीं भैया, साउथ दिल्ली वाले जरूरी कोई ना ऐसे होते हैं। साउथ दिल्ली वाले तो वो भी होते हैं जो पार्लियामेंट में कुछ भी बोलते हैं। हाँ जी, साउथ दिल्ली वाले तो पार्लियामेंट में कुछ भी बोलते हैं। हाँ जी। चलो खैर बच्चों, उस चीज पे नहीं जाते। चैप्टर नंबर 7 की बात कर रहे हैं। अच्छा नमन भैया, रस्म के हिसाब से 6 चैप्टर के नाम तो पूछोगे आप, है ना? रस्म तो यही बोलती है भाई, 7वां चैप्टर शुरू करने से पहले 6 के पहले क्या बताने पड़ेंगे? नाम बताने पड़ेंगे। हाँ जी नमन भैया, ऐसा क्यों? बिकॉज ऐसा इसलिए होता है कि कई बार बच्चे को वाइवा में कुछ नहीं आता तो एग्जामिनर ये बोल देता है कि चल बेटा चैप्टर के नाम ही बता दे तू, है ना? तेरे से ना हो पाएगा तो चैप्टर के नाम ही बता दे। तो ये उन बच्चों के लिए। चलो फर्स्ट, पूरा बोलो, चिल्लाओ मत। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां है बच्चों इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, या इसे बच्चों एक इस चैप्टर को एक नाम से और जानते हैं, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। पहले समझो बच्चों, जब भी हम चैप्टर की बात करते हैं लगभग लगभग हर एक चैप्टर में ऐसा होता है कि वो दो कॉन्सेप्ट की बात करता है मेजर मेजर तौर पे। जैसे कि इस चैप्टर के अंदर बात करेगा कि हाउ कैन बी डिटरमाइन इनकम। नमन भैया ये तो हमें लास्ट वाली यूनिट में करनी है। बच्चों ये दूसरे तरीके से कैलकुलेट करनी है हमें, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। आपने मेरे को कुछ सवाल दागे थे, है ना? वो सवाल जितने भी थे मेजरली वो इस चैप्टर के थे, तो उनका जवाब आपको इस चैप्टर में मिलेगा। तो इस चैप्टर के अंदर हम कैलकुलेट कैलकुलेट प्रॉपरली ऐसा नहीं करेंगे कि जैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। नेशनल इनकम को डिटरमाइन करेंगे बेस्ड अपॉन द इन्वेस्टमेंट। किसके बेसिस पे? तो एक तो हमें इनकम डिटरमाइन करनी है इस चैप्टर में, इनकम डिटर्मिनेशन एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है बच्चों मल्टीप्लायर, और इसका पूरा नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जैसे बच्चों हमने क्रेडिट मल्टीप्लायर पढ़ा था, यानी कि मनी मल्टीप्लायर, सेम एज उसके जैसा एक और टॉपिक है क्या? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कि इन्वेस्टमेंट कितने टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपको याद है क्रेडिट क्रिएशन, उसमें हमने एमएम पढ़ा था। एमएम याद है आपको? एमएम बोले तो मनी मल्टीप्लायर, है ना? तो उसी के सिमिलर जैसे कॉन्सेप्ट है वो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग है, ठीक है? अच्छा नमन भैया ये बताओ कि इस चैप्टर का जो दूसरा नाम लिखा है आपने, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, तो इसका मतलब क्या है? बच्चों शॉर्ट रन में हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम निकालेंगे, और केवल इक्विलिब्रियम आउटपुट ही नहीं निकालेंगे। भले ही चैप्टर के नाम में लिखा है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, यहाँ पे हम क्या भी निकालेंगे? एम्प्लॉयमेंट भी निकालेंगे, मतलब एम्प्लॉयमेंट की भी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एम्प्लॉयमेंट की भी बात करेंगे। नमन भैया वो तो हमने पीछे वाले चैप्टर में की है, और मैंने आपको ये भी बोला था कि वो जो वहां पे तो जस्ट हमने ये देखा था कि वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इनवॉलंटरी क्या होता है, फ्रिक्शनल क्या होता है, स्ट्रक्चरल क्या होता है। अब वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होंगे, ठीक है ना? जब भी हम टेबल फॉर्मुलेट करेंगे, ग्राफ फॉर्मुलेट करेंगे, तो उनमें वो कॉन्सेप्ट क्या होंगे? यहाँ पे यूज होंगे। इस चैप्टर में हमें इनकम डिटरमाइन करनी है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में बात करनी है, हमें शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट की बात करनी है कि शॉर्ट रन में इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कैसे आएगी, है ना? बड़े बरसों के बाद या बड़े अरसे के बाद, ठीक है ना? इक्विलिब्रियम शब्द से हमारा सामना हुआ है। एक जमाना हुआ करता था बच्चों, जिस दिन ऐसा कोई दिन नहीं होता था कि जहां पे हमने इक्विलिब्रियम की बात ना की हो, है ना? और ये दौर था माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जहां पे हम लगभग लगभग हर एक चैप्टर में इक्विलिब्रियम की बात करते थे, चाहे वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो, चाहे वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो। लेकिन हम यहाँ पे पूरी इकोनॉमी, पूरी कंट्री, है ना, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे कब आएगी? वहां पे हम किसी एक प्रोड्यूसर की बात कर रहे थे, किसी कंज्यूमर की बात कर रहे थे, यहाँ पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब आएगी उसकी बात करेंगे, है ना? और शॉर्ट रन बच्चों वो टाइम पीरियड होता है, शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है, 11th में बताया जाता है कि जहाँ पे कुछ फैक्टर क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं। बेसिकली
शॉर्ट रन में आप बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? कुछ लिमिटेड चीजों को चेंजेस कर सकते हो आप, जो वेरिएबल फैक्टर होते हैं उन्हें चेंज कर सकते हो। नाम में ही क्या है? वेरिएबल फैक्टर, ठीक है ना। यानी कि आप बड़े बड़े डिसीजंस, ये शॉर्ट रन इतना बड़ा टाइम पीरियड नहीं होता है कि जिसमें आप बड़े बड़े डिसीजंस ले पाओ, है ना। तो उसमें इकोनॉमी शॉर्ट रन में, शॉर्ट टाइम पीरियड में इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कैसे आएगी, आउटपुट कैसे निकालेंगे, एम्प्लॉयमेंट कितना होगा, है ना, ओवरफुल होगा, फुल होगा कि अंडरफुल होगा, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख करके चलेंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं बच्चों इंट्रोडक्शन से। अकॉर्डिंग टू कीन्स, द लेवल ऑफ आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। प्रोफेसर जेम कीन्स ने बोला कि इकोनॉमी के अंदर आउटपुट, आउटपुट बोले तो प्रोडक्शन, आउटपुट बोले तो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन डिपेंड करेगा किसके ऊपर? एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। मैंने अभी लास्ट वाले चैप्टर में आपको एक टेस्ट में एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या पूछा मैंने आपको? वो डिटरमाइन द लेवल ऑफ कंजप्शन, ठीक है ना। ऐसी क्या चीज है जो कंजप्शन को डिटरमाइन करती है? तो आपने जवाब क्या दिया था? डिस्पोजेबल इनकम। यहां पे भी वही सवाल बनता है, किसके कंटेक्स्ट में? आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के कंटेक्स्ट में, ठीक है ना। तो आउटपुट जो है बच्चों, आउटपुट किससे डिटरमाइन होता है? एम्प्लॉयमेंट से। नहीं समझा क्या आपको? देश के अंदर प्रोडक्शन कितना होगा ये चीज डिपेंड करती है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। कीन्स ने ऐसा बोला। अगर देश के अंदर रोजगार ज्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, तो मैं आपको पूछना चाहता हूं आउटपुट में क्या फर्क पड़ेगा? आउटपुट भी क्या होगा भाई? जब भी लोगों को जॉब मिल रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो प्रोडक्शन भी तो होगा ना, वेदर वो गुड्स का हो चाहे तो सर्विसेज का हो। सेस और नो। अगर देश के अंदर लोगों को जॉब ही नहीं मिलेगी, यानी कि देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, तो देश के अंदर जो प्रोडक्शन होगा, जो आउटपुट होगा, वो भी क्या होगा? तो आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। एम्प्लॉयमेंट है तो आउटपुट भी आएगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा इकोनॉमी के अंदर तो आउटपुट भी नहीं होगा। बिकॉज गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें लोगों की जरूरत पड़ती है। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये हम माइक्रो में पढ़ के आए हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लैंड, लेबर, मैं इसी की बात कर रहा हूं, है ना, मैं मेनली इसकी बात कर रहा हूं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना। मैं लैंड की बात नहीं कर रहा हूं आज, मैं कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एंटरप्रेन्योर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात जस्ट किसकी कर रहा हूं? लेबर की। कि अगर इकोनॉमी के अंदर जो लोग हैं, जो वर्क फोर्स है बेसिकली, ठीक है ना, तो उन्हें अगर काम मिलेगा, एक्चुअली में काम अगर वो कर रहे होंगे, तो देश के अंदर प्रोडक्शन होगा, आउटपुट आएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। ऐसा किसने बोला? प्रोफेसर जेएम कीन्स ने। और आज हमारे लिए नॉर्मल बात है, हम लोग भी इस चीज को समझ सकते हैं। वापस से पढ़ो फर्स्ट वाला बुलेट और डन का मैसेज दो कि समझ में आया या नहीं। आ गया सबको? दूसरे वाला पढ़ के देखना। A higher level of employment ensures a higher level of output and vice versa. जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, उतना ज्यादा आउटपुट होगा। जितना कम एम्प्लॉयमेंट होगा, कम आउटपुट होगा। सिंपल। ये था इंट्रोडक्शन। बात करते हैं, देखो हम बात कर रहे थे ना, ये जो चैप्टर का नाम है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, ठीक है ना। आउटपुट को भी थोड़ा साइड में कर दो। अभी जस्ट मैं बात करूंगा किसकी? इक्विलिब्रियम की। किसकी बात करूंगा? इक्विलिब्रियम की, केवल इसकी बात करेंगे अभी। और हेडिंग है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट, ठीक है ना। आउटपुट को बाद में देखेंगे, फिलहाल जनरली हम ये देखते हैं कि इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा। पिछले चैप्टर को थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। वहां पे हम 2 कॉन्सेप्ट मेजर तौर पे पढ़ के आए हैं, एक एग्रीगेट डिमांड और एक एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? हाँ, टोटल खर्चा सारे के सारे सेक्टर, सारे के सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर कितना करने वाले हैं, उसको बोलते क्या? एग्रीगेट डिमांड। वन मोर टाइम बोलो। सारे के सारे सेक्टर मिलकर के सारे के सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर टोटल खर्चा कितना करना चाहते हैं, ये क्या है? कर चुके हैं या करना चाहते हैं, वो होती है एग्रीगेट डिमांड। से और नो?
अच्छा, एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? पूरी इकोनॉमी के अंदर सारे के सारे सप्लायर, पूरी इकोनॉमी के अंदर सारे के सारे सप्लायर कितनी मनी वैल्यू के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज रिलीज कर चुके हैं, करना चाहते हैं। मोटे मोटे तौर पर सारी चीजों को साइलेंट करके अगर आपको ये बोलूं कि ये लोग कितना खर्चा करना चाहते हैं और वो कितनी मनी वैल्यू के गुड्स और सर्विसेज रिलीज करना चाहते हैं, यानी कि ये कितना खर्चा करना चाहते हैं, इसका मतलब ये भी बोल सकता हूँ कि कितने वैल्यू के गुड्स और सर्विसेज खरीदना चाहते हैं। और उसके कंटेक्स्ट में बात करूं तो कितनी वैल्यू के गुड्स और सर्विसेज वो, ये तो खरीदना चाहता है, वो बेचना चाहता है, माने रिलीज करना चाहता है। और बच्चों जितना ये खरीदना चाहता है उतना ही अगर वो बेचना चाहता है तो बच्चों इकोनॉमी किस पे आ जाएगी? इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। किस पे आ जाएगी? यानी कि इकोनॉमी के अंदर डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं होगी। नमन भैया ये बताओ इक्विलिब्रियम होता क्या है? इक्विलिब्रियम इज अ पोजीशन ऑफ रेस्ट। इकोनॉमी रेस्ट वाली सिचुएशन में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? रुक जाएगी, थम जाएगी। ऐसा मतलब कभी ऐसा हो सकता है कि आ जाए, है ना, कुछ टाइम के लिए, कुछ पल के लिए, लेकिन इकोनॉमी के अंदर चेंजेस होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आ करके रुक जाएगी। रुकने का मतलब है कि वहां पे रुक जानी बेसिकली, क्योंकि एडी एस के इक्वल हो गई कि जितना लोग खरीदना चाहते हैं उतना ही लोग सप्लाई करना चाहते हैं, सप्लायर, ठीक है ना, उतना वो सप्लाई करना चाहता है। कायदे में तो इकोनॉमी रुक जानी चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बच्चों, क्या डिमांड और सप्लाई कभी स्टैटिक हो सकती है? नहीं हो सकती है। वो कभी रुक सकती है? नहीं रुकेगी। हर पल डिमांड हो रही है, हर पल सप्लाई हो रही है। तो ये ना, ये चेन चलती रहती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अब यहाँ पे तीन सिचुएशन बनती है। देखो इक्विलिब्रियम वाली तो एक ही सिचुएशन होती है, व्हेनेवर एडी इज इक्वल टू एएस। Whenever AD is equal to AS, then economy find its equilibrium। इकोनॉमी अपना इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर लेगी और कायदे में इकोनॉमी को वहां पे रुक जाना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होगा नहीं, मतलब प्रैक्टिकली इन द सेंस कि मार्केट में इकोनॉमी ऐसे रेस्ट पे आने जाएगी, बिकॉज चेंजेस हो रहे हैं ना। अगर इकोनॉमी में वो चेंजेस ना आए, डिमांड सप्लाई में चेंजेस ना आए, डिमांड और सप्लाई रुक जाए वहां पे आकर के, तो बस इकोनॉमी भी वहां पे रुक जाएगी। मतलब अभी इससे होगा क्या, तुम्हें ना ऊपर ऊपर से चीजें समझ में आ रही होगी। मेरे मन में तो बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन मेरी भी एक अपनी कैपेसिटी है कि एक टाइम पे मैं आपको कोई चीज बता सकता हूँ। सारी चीजें तो एक साथ नहीं बता सकता, है ना। टाइम बाय टाइम हम देखते रहेंगे। फिलहाल मेरे को ये बताओ, आपको ये समझ में आया क्या कि अगर हमें आउटपुट का लेवल एंश्योर करना है तो आउटपुट का लेवल किसके बेसिस पे डिटरमाइन होता है? ऐसा किसने बोला? प्रोफेसर जेम कीन्स ने। जेम कीन्स बोले तो जॉन मेनार्ड कीन्स, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट घटेगा तो आउटपुट भी। अच्छा, अभी हमें क्या करना है? डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। आउटपुट की बाद में बात करते हैं, पहले इतना ही पकड़ के चलो इसे। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कैसे आता है इकोनॉमी का? व्हेनेवर एडी इज इक्वल टू एएस। और इकोनॉमी अपनी पोजीशन में आ जाएगी। कौन से वाली पोजीशन में? रेस्ट की पोजीशन। जब भी हम माइक्रो में पढ़ के आते थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो वहां पे भी हम ये बोलते थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन व्हेनेवर अ कंज्यूमर डिराइव्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड ही डजंट वांट एनी चेंज इन हिज एग्जिस्टिंग बिहेवियर। वहां पे माइक्रो की बात कर रहे थे, एक कंज्यूमर की बात कर रहे थे कि वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता है और कंज्यूमर अपने बिहेवियर में कोई भी चेंज क्यों नहीं चाहता? वो चेंज क्योंकि मैक्सिमम मिल चुका है, इससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं। कम वो लेना तो वो वहां पे आके रुक जाएगा, रुक जाएगा। यहाँ पे सबसे बेस्ट एंड बेस्ट सिचुएशन ये है होती है कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे आ जाए। नमन भैया यार तुम बार बार ये बोल रहे हो, तो थोड़ा सा हमें बता दो यार कि आने से या ना आने से होगा क्या। एक बात देखो बच्चों, यहाँ पे अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, यानी कि जितनी एग्रीगेट डिमांड है उतनी ही अगर एग्रीगेट सप्लाई है, तो इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज है ना हमारे, है ना तो अगर ऐसा होगा कि अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो दो सिचुएशन अराइज होती है, या तो एडी ज्यादा हो सकती है एएस से, या एडी कम हो सकती है। तो वहां पे कुछ आइडल कैपेसिटी या एक्सेस कैपेसिटी का चक्कर नहीं पड़ता। भैया ये कौन सी कैपेसिटी बोली तुमने? आइडल कैपेसिटी मतलब ऐसी कैपेसिटी जो बेकार पड़ी हो, और एक्सेस कैपेसिटी मतलब हम एक्सेसिवली क्या कर रहे हो? यूटिलाइज कर रहे हो। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अब देखो मैं बोल रहा हूँ ना बच्चों, मेरी लिमिटेशन है। मैं जितनी भी चीजें बोलूंगा आज आपके शायद सर के ऊपर से जाए, बिकॉज काफी टेक्निकल चैप्टर है, ठीक है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अभी जस्ट आप इतना समझ के चले
कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे कब आती है, whenever AD is equal to AS। और इतना तो बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि यार जितना ये खरीदना चाहते हैं सारे के सारे लोग, उतना ही वो बेचना चाहते हैं, तो हाँ यार हम रुक जाएंगे। अरे सुनो ना, वो भाभी उधर किसी सप्लायर से क्या कर रही है, ऐसे बार्गेनिंग कर रही है, नहीं 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 भैया 80 का लगाओ, वो उधर बोल रहा नहीं भाभी देखो 110 से कम बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है ना। अभी इसकी सोच कुछ और चल रही है, मैं माइक्रो लेवल की बात कर रहा हूँ, हालांकि मैं पढ़ा आपको मैक्रो रहा हूँ, है ना, लेकिन सहारा किसका ले रहा हूँ, माइक्रो का। और भाभी बोल रही है नहीं नहीं भैया 80 से ज्यादा में तो जमेगा नहीं, वो कह रहा नहीं नहीं भाई भाभी क्या होगा ना कि बेसिकली 110 में हमारे को पड़ता, आप तो क्या है फैमिली जैसे हो ना आप हमारी, है ना, आप तो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली हो, हम आपको अपनी फैमिली से कभी अलग मानते ही नहीं है, तो तुम्हारे से तो क्या ही कमाना है, 110 से कम भी जमेगा नहीं। अब उसकी सोच अलग जा रही है, उसकी सोच अलग जा रही है, तो कभी आपस में कभी प्राइस ही नहीं डिटरमाइन हो पा रहा है डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग। लेकिन जिस पॉइंट पे भाभी की सोच और वो सप्लायर की सोच मैच हो जाएगी, वही क्या हो गया, रेट डिटरमाइन हो जाएगा। सेम एज यहाँ पे है बच्चों, एग्रीगेट डिमांड कुछ और ही चल रही है अलग ही लेवल पे, एग्रीगेट सप्लाई कुछ और ही चल रही है, तो इकोनॉमी कभी भी इक्विलिब्रियम पे रेस्ट वाली पोजीशन में नहीं आएगी, रुकेगी नहीं इकोनॉमी, थमेगी नहीं, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही दोनों बराबर हो जाएगी, भाई जितना लोग खरीदना चाहते हैं सारे के सारे लोग, उतना ही सप्लायर बेचना चाहता है, तो इकोनॉमी किस पे आ जाएगी, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी, ठीक है ना। वापस से वो क्या लिखा है उससे बाद में देखेंगे, फिलहाल इसको क्रैक कर लो। वो बोल रहा था ना बच्चा, मैंने थोड़ी देर पहले अभी बिजनेस वाले बैच में बोला था कि अब तो क्रैक कर चुके होंगे, तो उसने बोला था जी अभी कहाँ, अब कर देते हैं, ठीक है ना, अभी भी नहीं, बस तो फिर अभी नहीं तो कभी नहीं। देख ले, कभी डेंट वेंट लगाना पड़ जाए, प्लास्टर चढ़वाना पड़ जाए, कह रहा है पहले हो रहा क्रैक। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे कब आती है, जब एडी इज इक्वल टू क्या होता है, एएस होता है। बात समझ में आ रही है। पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं 2 सेक्टर मॉडल में एडी इज इक्वल टू व्हाट, सी प्लस आई। अगर मैं एडी की जगह सी प्लस आई लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत होगी क्या, अच्छा। पिछले ही चैप्टर में हम पढ़ के आए ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस, सी प्लस, अगर मैं ए एस की जगह सी प्लस एस लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या आपको, अच्छा। ए एस इज इक्वल टू वाई होता है कि नहीं होता है, हाँ बोलो, और वाई इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस एस होता है, तो उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस, हाँ बोलो, अच्छा। सी से सी क्या हो जाएगा, कैंसिल, कैसे कैंसिल हो जाएगा नमन भैया, दोनों के साइन तो सेम है, बेटा साइन सेम है तभी तो कैंसिल होगा, क्योंकि इधर आए इधर आएगा तो वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो मैं इसको इधर से इधर, हाँ भाई सी से सी तो कैंसिल हो गए अगर सी से सी भी कैंसिल नहीं हुआ तो फिर नहीं हो सकता, ठीक है ना। फाइनली बच्चों क्या बचा, आई इज इक्वल टू एस। कैन वी से दैट, can we say that economy find its equilibrium whenever investment is equal to saving, investment is equal to, बच्चों 2 कंडीशन बताई यहाँ पे किसने, कीन्स ने, और इसको बोलते हैं कीन्सियन थ्योरी, क्या बोलते हैं, तो कीन्सियन थ्योरी ने क्या बोला कि इकोनॉमी फाइंड इट्स इक्विलिब्रियम व्हेनेवर एडी इज इक्वल टू एस और आई इज इक्वल टू एस, यानी कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, ठीक है ना। जब इन्वेस्टमेंट, देखो बच्चों ध्यान से सुनना, हम इनकम कमा रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, मैंने आपको एक बार पहले भी बोला था कि कैश बच्चों एक जनरेटिंग एसेट भी होती है और नॉन जनरेटिंग एसेट भी होती है। देखो सेविंग में और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है, तुम पहले सेव करोगे पैसे को, देन उसे चैनलाइज करोगे यानी कि इन्वेस्ट करोगे। अगर जितना पैसा तुमने सेव कर लिया और उतना ही तुमने मार्केट में क्या कर दिया, यानी कि मार्केट में कोई लीकेज नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, जितना पैसा कमा रहे हो आप उसे डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, और उसी से आगे क्या कमाते जा रहे हो, पैसा कमाते जा रहे हो। तो जो पैसा इकोनॉमी में रोटेट कर रहा था, जो मूव कर रहा था, अब तुम्हें नजर आ रहा होगा बच्चों, यहाँ पे थोड़ा फील आ रहा होगा कि हम धीरे धीरे नेशनल इनकम की ओर मूव करते जा रहे हैं। और जैसे मैंने ऐसे बोला को आपको कुछ तो याद आ रहा होगा, एक चैप्टर की याद आ रही होगी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। दैट्स वाई बच्चों सबसे शुरू में नहीं पढ़ाता हूं मैं वो चैप्टर, क्योंकि सारे हम चैप्टर भी पढ़ के आए हैं और सब पूरे फंडामेंटल्स बिल्ड करके आए, तो नेशनल इनकम को पढ़ने में बहुत आसानी जाएगी। अभी सुनो, अभी हम इकोनॉमी में से जो पैसा कमा रहे हैं उसे सेव कर रहे हैं और सेव करके रख नहीं रहे हैं, मान लिया
उसे जितना सेव कर रहे हैं उतना ही क्या कर दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। तो इकोनॉमी में पैसा रोटेट करता जा रहा है, उस पैसे से हम पैसा बनाते जा रहे हैं, है ना। और हम अभी बोल रहे थे ना चैप्टर का नाम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट क्या होते जाएगी, मल्टीप्लाई होते जाएगी, मल्टीप्लाई होते जाएगी, मल्टीप्लाई होते जाएगी। आप आपके पापा को पूछ के देखना, उनसे पूछ के देखना कि पैसा अगर जब हम कमाते हैं, अगर हम उसे बचा करके सेव करके रख ले, तो क्या उससे हम पैसा बना पाएंगे या उसको फर्दर इन्वेस्ट करके बना पाएंगे पैसा, फर्दर से क्या करके इन्वेस्ट करके। तो बच्चों जितना पैसा आपने सेव किया है उतना ही मार्केट में क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। किस पे आ जाएगी। और अगर आपने क्या कर लिया, बेसिकली पैसा बचा के रख लिया, मतलब बेसिकली आपकी इन्वेस्टमेंट या तो ऐसा हो सकती है ज्यादा हो गई सेविंग से, या ऐसा हो सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, कम हो गई किससे, सेविंग से। ऐसा हो सकता है, आगे की बात है। आज तो मैं कवर भी छेड़ूंगा भी नहीं उन्हें, क्योंकि वो बहुत टेक्निकल है। पहले तो आपको ये समझाना है मेरे को कि इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कब पे आती है, कौन सी सिचुएशन में आती है। व्हेनेवर एडी इज इक्वल टू और एस इज इक्वल टू। मुझे ये बताओ, क्या एस इज इक्वल टू आई है अलग कंडीशन है, उसी में से निकली हुई है। बिकॉज एडी इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस ए, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। वो तो इक्विलिब्रियम पे होता है ना, एडी इज इक्वल टू एस। तो एडी इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस आई, और एस इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस एस होता है। तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू। अच्छा, एक चीज मैंने आपको अगर थोड़ा याद हो बचपन की, मैंने आपको एक नोट होल्ड कराया था, है ना। बैक गियर मारूंगा भी, रुको अभी सुनो। मुझे बताओ, एडी के अंदर जो हम कॉन्सेप्ट लेते हैं, जो खर्चा हमें, जो खर्चे की हम बात कर रहे होते हैं, वो पास्ट बेसिस पे होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है। तो एडी के अंदर जो कंजप्शन, जो इन्वेस्टमेंट है, वो कर चुके हैं या करने की बात कर रहे हैं, यानी कि किया नहीं है, करने की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही। ये खर्चा जो सी है, कर चुके हैं या करेंगे, आई कर चुके हैं या करेंगे, करेंगे, सिंपल। अच्छा, एएस की बात कर रहे हैं, एएसबी की वो कितना रिलीज करेगा, कितनी मनी वैल्यू के गुड्स और सर्विसेज वो रिलीज करेगा। अच्छा, तो वो एएस इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस एस। तो वो भी कंजप्शन हो चुका होगा या होएगा, होएगा। और वो सेविंग हो चुकी है या होएगी, सी से तो सी कैंसिल हो गया, उससे तो छोड़ दो। बात करते, पूरा फोकस डालो किसके ऊपर, आई और एस के ऊपर। आई और एस हो चुकी है या होगी, और जो क्या चीज हो चुकी है या होगी, मतलब आगे करेंगे ना हम, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जो अभी कर ही नहीं है हमने, जो करेंगे उसे एक्स एंटी बोलते हैं कि एक्स पोस्ट बोलते हैं। वेरी गुड, क्या बोलते हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आ जाओ। भारत माता की। बताओ क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन एक्स एंटी सेविंग इज इक्वल टू एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। नहीं आया मुझे समझ में। Why not ex post saving is equal to ex post investment? Why not? तो कर चुके हैं, है ना। करना है, हमें करना है, और वो जो करना है वो क्या है, एक्स एंटी है। क्या है, तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे जब ही आएगी, ध्यान से सुनना, एमसीक्यू पूछा जा सकता है आपको, जब एक्स एंटी सेविंग किसके इक्वल होगी, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट के। बिकॉज ये करी नहीं हमने, करेंगे। और मैंने वही आपको यहाँ पे मतलब उसे सब्सटेंटिएट कराया आपको। समझा क्या आपको। चलो आ जाऊं क्या अभी आगे, गुस्सा तो नहीं करोगे कि छुड़वा दिया नोट्स। अच्छा, क्या हम ये भी बोल सकते हैं, क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे जब आएगी, व्हेनेवर सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस होगा। सी प्लस आई क्या होता है, एडी। सी प्लस एस क्या होता है, अरे कुछ भी बोलो आप एडी इज इक्वल टू एस बोलो, सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस बोलो, आई इज इक्वल टू एस बोलो, तीनों चीजें एक ही है, एक ही चीज से निकली हुई है। ठीक है ना। पढ़ना अलग अलग है, पढ़ना अलग अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है, एक से निकले हुए हैं। कोई रट्टाफिकेशन तो है नहीं, सिंपल। देखो, अकॉर्डिंग टू द कीन्सियन थियोरी, कीन्स ने अपनी थियोरी में जो बोला, कीन्सियन थियोरी में, द इक्विलिब्रियम कंडीशन इज जनरली स्टेटेड। जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है आमतौर पर वो कौन सी कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की, इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई।
इक्विलिब्रियम की, जब इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं हम, तो बात करते हैं एडी की टर्म्स में और एएस की टर्म्स में। एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, कोई भी अर्थव्यवस्था इक्विलिब्रियम में होगी व्हेन एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ। कोई शक है क्या? सो इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन एडी इज इक्वल टू, और सारे बच्चों को पता, मैंने अभी करके दिखाया आपको, वी नो दैट एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, इसको ए मान लिया मैंने, एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस, ये पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, इसे बी मान लिया मैंने, दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, तो मैं बोल सकता हूँ सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस, और सी से क्या हो जाएगा बच्चों, सी कैंसिल हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एक्स। ये एक्स एंटी वाले हैं, एक्स पोस्ट वाले हैं, क्योंकि कर चुके नहीं है, करेंगे। बात समझ में आ रही है? आगे बच्चों, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू कीन्स, वाह वाह वाह, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू कीन्स देयर आर टू अप्रोचेस फॉर डिटरमाइनिंग द इक्विलिब्रियम लेवल। दो अप्रोच होते हैं किसको फाइंड आउट करने के, इक्विलिब्रियम लेवल को फाइंड आउट करने के दो अप्रोच होते हैं ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। मतलब जो इक्विलिब्रियम इनकम होती है और इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट होता है, उसको फाइंड आउट करने के दो तरीके होते हैं, और वो दो तरीके कौन है बच्चों? पहला अप्रोच है एडी एंड एएस अप्रोच, और दूसरा है एस एंड आई अप्रोच। अप्रोच मतलब मेथड। अप्रोचेस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल, कौन से वो तरीके हैं जिनसे हम इक्विलिब्रियम लेवल को फाइंड आउट करेंगे? कुछ नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। द टू अप्रोचेस टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी आर। देखो, हमें जो इक्विलिब्रियम निकालना है ना, इक्विलिब्रियम बच्चों किसकी टर्म्स में निकालना है? इनकम की टर्म्स में निकालना है, मतलब इक्विलिब्रियम इनकम निकालनी है हमें, इक्विलिब्रियम आउटपुट निकालना है हमें, और इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट निकालना है हमें। ठीक है ना? तीन चीजों की हमें बात करनी है फाइनली। तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं हम। पहला अप्रोच है एडी एएस अप्रोच, और दूसरा है, और घुमा घुमा के कभी ना कभी, मतलब एक अटेम्प्ट छोड़ के एक अटेम्प्ट में सीबीएसई इस क्वेश्चन को पूछती है। ठीक है ना? इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एडी और एएस अप्रोच में से कोई तो एक टॉपिक आए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एडी, क्योंकि एडी एएस अप्रोच तो बहुत सिंपल है, इसमें और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट हैपन व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एएस, इस तरीके से पूछना चाहिए इस बार, मेरे को ऐसा लगता है, या व्हाट हैपन व्हेन एडी इज लेस देन एएस, आगे आएगा ये फिलहाल। चलो बच्चों, ये टेबल को देखो, टेक्स्ट क्या लिखा है उसके बारे में बात करेंगे। हमने शुरू क्या किया है आपको पता है, एडी और एएस अप्रोच पढ़ा रहा हूं आपको, कुछ नहीं है यार, ईमानदारी से बताऊं ना, 6 नंबर में सीबीएसई मतलब पास्ट में दिया है उन्होंने, ये कॉन्सेप्ट को 6 नंबर में दिया है, मतलब 6 नंबर में एक बार नहीं कई बार पूछा है, और इस टॉपिक की औकात ही नहीं है 6 नंबर की, फिर भी वो पता नहीं क्यों देते हैं। मैं कह रहा हूँ कि इसमें मेरे पास ये इससे अलावा लिखने के लिए कुछ है ही नहीं है कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे जब आती है, जब एडी इज इक्वल टू एएस होता है, घुमा फिरा के मैं ये बोल सकता हूँ सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, उसी चीज को कैंसिल करके मैं बोल सकता हूँ आई इज इक्वल टू एस होता है। कुछ नहीं है, सीबीएसई जो 6 नंबर देती है वो टेबल बनाने के और डायग्राम बनाने के देती है नंबर, टेक्स्ट में तो कुछ लिखने के लिए है नहीं है। तो जो कुछ भी है ना, जो कुछ भी जान है इस टॉपिक में, वो इसकी टेबल में और इसके डायग्राम में है। टेबल को समझना चालू करते हैं। उसने दी हुई है हमें इनकम, वही इनकम कांस्टेंट रेट से क्या हो रही है, ग्रो हो रही है, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 ऐसे करके। कंजप्शन से भी आप रूबरू होंगे, हाँ बोलो ना, कंजप्शन भी आपको पता ही है। जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कुछ ना कुछ क्या होता है, इस पर्टिकुलर को मैं किससे डिनोट करूं, ऑटोनोमस कंजप्शन से, हाँ बोलो ना, और सी बार हो गया ये। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कंजप्शन भी बढ़ता जा रहा है, और एक टाइम के बाद क्या हुआ बच्चों, आप देख रहे होंगे कि कंजप्शन के बढ़ने की स्पीड क्या होगी, कम होगी इनकम के बढ़ने की स्पीड से, बिकॉज एक पॉइंट के बाद लोग अपनी इनकम का एक पार्ट क्या करने लग जाते हैं, सेव करने लग जाते हैं। ठीक है, कंजप्शन मेरे पास है, बस ये देखो आगे टेबल कितनी बनानी है अपने को, 2 4, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम की टेबल बनाओ, जल्दी से बनाओ, आपकी कॉपी पे बनाओ अभी।
बिकॉज ऐसे मैं यहाँ पे समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, वो तो जस्ट रीडिंग हो जाएगी, माइंड भी तो चलना चाहिए ना। 7 कॉलम की टेबल बनाओ। पहले में लिखो एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट छाप दो जो लिखा है। फिर इनकम लिखो और कंजप्शन लिखो और सेविंग की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाओ मेरे को। पिछले चैप्टर का टॉपिक है, सेविंग कैसे निकालेंगे हम, बोल दो। एस इज इक्वल टू, अच्छा एस इज इक्वल टू सी, कुछ भी, वाई माइनस सी, करो कैलकुलेट। आगे की बात फिर करते हैं। वर्मा जी बंद कर दो। आ गई, कितनी कितनी आई, सब बच्चों की आ गई। ये देखो ऐसे आ रही होगी ना। नेक्स्ट है बच्चों, इन्वेस्टमेंट का डेटा देगा वो आपको, हमें तो पता नहीं पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट को फिर बताना पड़ेगा। और आप देख रहे होंगे बच्चों इन्वेस्टमेंट क्या है, ऑटोनोमस है। आपको ऐसा लग रहा है कि हम कोई नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, पिछले चैप्टर की टेबल चल रही है बिल्कुल अभी तक, ठीक है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ बच्चों, क्या अगर मैं आपको एडी निकालने बोलूं तो आप एडी निकाल सकते हो, निकाल दो जल्दी से। एडी इज इक्वल टू व्हाट, 2 सेक्टर मॉडल में सी प्लस आई। वेरी गुड, सी आपके पास है, आई आपके पास है। भैया सी हमारे पास नहीं, हम ही सी है। नहीं नहीं भैया, ऐसे ऐसा मत बोलो यार, सुबह सुबह ठीक है ना, गलत हो जाएगा। देखो इतने प्यार से तो हम आपको पूरी की पूरी टेबल बना के दे रहे हैं, आप फिर भी ऐसा बोलोगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। आ गया क्या, एडी आया क्या, कितना कितना है बोल दो। ये देखो ऐसे ही है क्या, अच्छा कितने कॉलम हो गए, 6 कॉलम हो गए, एक रह गया एएस का। एएस निकाल देंगे आप, एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, एएस इज इक्वल टू वाई भी होता है, जैसे मर्जी वैसे निकाल दो। जीरो, समझ में आया ना आपको, कैसे निकाला आपने, या तो कैसे भैया, क्या इनकम वाली लाइन छाप दो पूरी एज इट इज, या फिर सी प्लस एस करके निकाल लो। सी प्लस एस करोगे तो भी वही आना है, 40 प्लस माइनस 40 जीरो, 100 प्लस 120 सॉरी 120 प्लस माइनस 20 तो 100, और ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो आ जाएगा। हाँ बोलो ना, सबके कर्व बनाए क्या, एक बार सबके कर्व बना दे। चलो एक्स एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्सिस, इधर क्या क्या ले बताओ। इधर लेते हैं एक तो कंजप्शन, इधर देख लो भाई, एक लेते हैं सेविंग, एक लेते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और एक लेते हैं आपकी एडी, और फाइनली एएस। 5 चीजें दिखानी है अपने को यहाँ पे। यहाँ पे ले लो आप इनकम स्लैश एम्प्लॉयमेंट। मुझे बताओ इनकम की लाइन कहां से जाएगी, 45 डिग्री की लाइन, और ये ही एएस की लाइन है, और ये ही इनकम की लाइन है। हाँ बोलो, अच्छा ये तो हमने ड्रॉ कर दिया। बात करते बच्चों मेरी टेबल में
कंजप्शन की बात करते हैं, पहले किसकी बात करते हैं? कंजप्शन कितना है जीरो लेवल पे? 40 है। और वो कहां से स्टार्ट होगा बता दो मेरे को। वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा और अपवर्ड स्लोप होगा या कैसे? डाउनवर्ड अपवर्ड स्लोप होगा। ये हो गया मान लिया आपका कंजप्शन कर्व। नेक्स्ट है बच्चों, ये हम बना चुके हैं। इन्वेस्टमेंट कितना है मेरे इसमें? 40 है। अब टू बी केयरफुल, ये बताओ कि इन्वेस्टमेंट का कर्व कहां से स्टार्ट होगा और कैसे होगा? इन्वेस्टमेंट का कर्व कहां से स्टार्ट होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा और वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा। वाई एक्सिस से के भी कौन से पॉइंट से स्टार्ट होगा? टेबल की बात कर रहा हूं मैं, जहां से कंजप्शन का कर्व स्टार्ट हुआ। क्या भैया ऐसा जरूरी है? नहीं, वो तो मेरी टेबल के अकॉर्डिंग उतना 40-40 आ रहा है। समझा क्या आपको? ये बिल्कुल ऐसा नहीं है बच्चों। एक अगर आपको बचपन में याद आ रहा हो तो माइक्रो में हमने वो पढ़ा था कि एक तो टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व होता है और एक टोटल कॉस्ट का कर्व होता है। कि टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व पैरेलल होता है और जहां से टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व चालू होता है वहीं से टोटल कॉस्ट का कर्व चालू होता है, लेकिन होता है इनवर्सली एस शेप्ड है। जान दो, छोड़ो, ठीक है, बस जस्ट ऐसे रिकॉल कराने के लिए। कोई यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा उसका। अभी मैं इन्वेस्टमेंट को ऐसे बोल सकता हूँ, ये इन्वेस्टमेंट का कर्व हो गया। हाँ बोलो ना। मैंने इन्वेस्टमेंट भी क्या कर दी बच्चों? ड्रॉ कर दी। बात करते किसकी? एडी की। एडी इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? सी प्लस आई। मेरे को बता दो कहां से स्टार्ट होगा? कहां से स्टार्ट होगा? सी के कितना ऊपर से स्टार्ट होगा बताना? जितना नीचे है उतना ही ऊपर से। क्यों क्यों? इसी केस में ऐसा हो रहा है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है बताना? बिकॉज जितना सी है वो तो है ही है, उसके ऊपर आई और चलना है, और आई भी उतना ही है जितना सी है, यानी कि वो 40 और 40 80 के गैप से होगा। ठीक है ना? चलो, और फिर एडी कैसा होगा बच्चों बता सकते हो क्या आप मेरे को? अपवर्ड स्लोप्ड होगा। ये एडी का कर्व हो गया। हाँ बोलो, बात समझ में आ रही है? ये हो गया एडी का कर्व। लास्ट रह गया एक में बच्चों, सारे बना के दिखा रहा हूँ, इतनी जरूरत नहीं है। मैं तो सारे बना के दिखा रहा हूँ बस अपनी मर्जी से, आपको जरूरत नहीं है उसकी। फाइनली सेविंग का कर्व रह गया, उसके लिए बच्चों अपने को क्या करना पड़ेगा? ये इसको नेगेटिव में लेके आना पड़ेगा। मुझे बताओ कहां से चालू करूं? हाँ, जितना ये है, ये क्या है? सी बार है, ये गैप है अपना सी बार, उतना ही ये नीचे चलेगा। ठीक है, मान लिया, चलो ये यहां से हो गया ये। मुझे बताओ अभी कैसे होके गुजारूं मैं से? पहले ब्रेक इवन निकालो। पहले क्या निकालो? ब्रेक इवन कैसे आएगा बताना? हाँ जी, ब्रेक इवन बताओ कैसे निकालूं? पहले इनकम की लाइन का संगम किससे कराओ? बोलो ना, इनकम की लाइन का संगम किससे कराओ? एडी से। नलायको, कंजप्शन से सी इज इक्वल टू वाई होता है। नलायको, यही दिन देखने के लिए पढ़ा रहा था मैं आपको। टेस्ट भी ले चुका, रिवीजन भी करा चुका, चैप्टर भी पूरा पढ़ा चुका। अब यार देखो, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। कहीं तो जाके मिलेंगे आगे। रुको थोड़ा सा यार ना, अभी रुको। अब यार देखो, इनका मिलन कराने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। ये हो गई कंजप्शन की लाइन। सुनो ना, अरे वो दिक्कत नहीं जाएगी, अदरवाइज कहीं जाके पता नहीं कौन से क्वार्टर, मतलब कहाँ पे जाके पता नहीं कौन से खोपचे में जाके मिलते। अभी हम इन्हें यहाँ पे पब्लिकली मिला रहे हैं, वरना पता नहीं जाके कहीं खोपचे में जाके मिलते उधर पीछे जाके स्क्रीन के बाहर। ओ चल इधर देख, ये देखो, ये देख रहे हो यहाँ पे संगम हो गया। और ये संगम कौन सा है? इस संगम को क्या नाम दूं? ब्रेक इवन पॉइंट। इससे क्या डाले अपन लोग? ये परपेंडिकुलर। अब बताओ सेविंग का कर्व।
हट। अरे चार बारी उधर से गई, हद हो गई। नहीं इसे तो कर सकते हैं हम। चल ये हो गया सेविंग का कर्व। खंबा ये सेविंग का कर्व हो गया। तुम्हें समझा क्या? मैं फालतू की चीजें कर रहा हूँ, अभी तक काम की बात मैंने की नहीं। ठीक है ना, ये तो जस्ट पुरानी चीजें रिकॉल करा रहा हूँ आपको। मेरा मकसद है इक्विलिब्रियम निकालना। क्या निकालना? इक्विलिब्रियम निकालना। हाँ बोलो ना। मुझे बता सकते हो इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा? इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा? जहां पे S इज इक्वल टू आई होगा। तो मेरे को इनका संगम कराना पड़ेगा। हाँ बोलो ना। अरे देखो कितना करीब से होके निकली है। ये क्या है बच्चों? इक्विलिब्रियम है। ये क्या है? अच्छा, इक्विलिब्रियम इस डायग्राम में और कहीं भी दिखा सकते हैं क्या? वेन एवर एडी इज इक्वल टू। और मजे की बात यह है बच्चों, अगर डायग्राम सही बना होगा, बिल्कुल मतलब मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि बिल्कुल सही बना होगा, बिल्कुल सही इन द सेंस कि जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो बिल्कुल बराबर बनेगा। ठीक है ना? लेकिन मेरे इधर यहाँ पे मैंने बनाया तो आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है। कायदे में ये बनना कहाँ पे चाहिए? बिल्कुल जो एडी और एस का संगम होगा ना, जहाँ पे एस आई का संगम हुआ है परपेंडिकुलरली बिल्कुल 90 डिग्री में, वहीं पे संगम होना चाहिए। बिकॉज दोनों चीजें एक ही तो है ना। अरे जैसे ब्रेक इवन यहाँ पे भी आता है और ब्रेक इवन यहाँ पे भी आता है। हाँ बोलो ना। वैसे ही इक्विलिब्रियम यहाँ पे भी आना चाहिए और इसके ऊपर जस्ट एडी एस का संगम होना चाहिए। हाँ बोलो ना। करते चलो। ठीक है, ये हो गया इसकी लाइन, और रेड वाली लाइन को आगे बढ़ाते हैं ऐसे। ऐसे मान के चलना ये बराबर ही है। ठीक है ना? 90 डिग्री पे, थोड़ा बहुत मुझे पता है स्लैंट आ गया, लेकिन 90 डिग्री पे मान के चलना। छोड़ो यार, बना ही देता हूँ सही। उसको ऊपर ही मिला के छोड़ेंगे हम। चलो ये हो गया बच्चों आपका। ये वाला पॉइंट हो गया आपका इक्विलिब्रियम। इसी के ऊपर आएगा बच्चों। जो भी पॉसिबल कर्व था मैं यहाँ पे मैंने बना दिया, इससे ज्यादा कर्व नहीं बनेंगे अब। अरे हो जाएगा यार। वो एक कॉन्सेप्ट होता है। नहीं नहीं, एक कॉन्सेप्ट होता है मतलब साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट होता है मिसिंग टाइल सिंड्रोम। मिसिंग टाइल सिंड्रोम। तुम जिंदगी में 99 चीजें अच्छी कर दो, लेकिन लोगों का ध्यान एक ही चीज पे जाएगा। ठीक है ना? मैंने जिंदगी में कितनी मेहनत की हो बच्चों के साथ, एक बच्चे को मैंने गाली दे दी ना, मतलब मैं दूंगा नहीं। कभी उस चीज का एहसान नहीं मानेंगे कि 365 दिन गलती से उस साल में वो लीप ईयर था और 366वें दिन मैंने आपको 29 फरवरी की गाली दे दी, तो बच्चे बस उसी को याद रखेंगे। 365 दिन मैंने ऐसी तैसी कराई, वो कोई ध्यान नहीं रखेगा। तो ये यहाँ पे है, मतलब मैंने लोड लेकर के इतने सारे डायग्राम बनाए, उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, कह रहे एक्स एक्सिस छोटा रह गया। देखो। हाँ ठीक है।
देख ले कभी तुझे वहां से भागना पड़ जाए। सुनो भाई इधर देखो, फाइनली ये तो पूरी कंप्लीट पिक्चर है। अरे सुनो, आपको बहुत सिंपल बताऊंगे, बहुत सिंपल करके। इधर देखो, ये तो कंप्लीट डायग्राम था बच्चों। इधर देखो, अरे तुम देखो डायग्राम तो देखो बच्चे, जिंदगी में ऐसे डायग्राम बनाते हैं, तुम देखा डायग्राम? कोई पीटी से नहीं बना रखा है डायग्राम। इसे तो रिकॉग्नाइज नहीं करोगे ना तुम। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, और यहाँ पे बस हम ले रहे एडी और एएस, और यहाँ पे इनकम। 45 डिग्री पे ये एएस की लाइन, और ये रही एडी की लाइन। ये रहा बच्चों इक्विलिब्रियम पॉइंट। हाँ यार जल्दी, एक होमवर्क भी दिया था हमने आपको। देखो एक बारी, इज द सिंपल। देखना, टेबल तो आपको समझ में आई गई। ये रहा इसका डायग्राम। टेबल और डायग्राम में कोई दिक्कत है क्या किसी को? नेक्स्ट पढ़ाऊं इसका? ज्यादा होशियार मत बनो नहीं। ADAS approach. According to the Keynesian theory, the equilibrium level of income in an economy is determined when aggregate demand। बार बार यार, ऊपर भी यही बोल रहा था, अभी भी यही बोल रहा है। कह रहे कि एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल हो जा रही है? एग्रीगेट सप्लाई के अगर इक्वल हो जा रही है तो इकोनॉमी किस पे आ जाएगी? तो यार कितनी बार बताएगा इस बात को? एडी इज द सम टोटल ऑफ कंजप्शन एंड, मैं नहीं बता रहा, एस इज द सम टोटल ऑफ कंजप्शन एंड, इट मींस द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन C plus I is equal to, दिस कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ गिवन टेबल एंड। ये बताओ, ये टेबल के अंदर इक्विलिब्रियम कहां पे आ रहा है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बताओ, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहां पे? कहां? अरे नंबर बोलो ना वो। बेटा ऐसे नहीं करते, गंदी बात होती है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बताओ, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इनकम इनकम ऐसे बोलो ना, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। बिकॉज यहाँ पे क्या है बच्चों, एडी एएस के इक्वल है। हाँ बोलो ना, बात समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा सिंपल। आगे एक्सप्लेनेशन देखिएगा इसका। हाँ उसमें भी देख सकते हो आप, दूसरे तरीके से देखो तो भी वही आएगा। आई इज इक्वल टू, देखो इसी पॉइंट पे 400 की ही इनकम पे आई इज इक्वल टू एस बी हो रहा है और एडी इज इक्वल टू एएस हो रहा है, क्योंकि वो एक ही तो कॉन्सेप्ट है ना। आगे एक्सप्लेनेशन देखो, एक्सप्लेनेशन किसका है? अरे जो डायग्राम है, बता कुछ नहीं है, तुम बताओ क्या लिखा है। एक्स एक्सिस पे हम, एक्स एक्सिस पे क्या लिया है आपने? वाई एक्सिस पे एडी और एएस। अच्छा वो कहां से स्टार्ट हुआ है? एएस, ओरिजिन से कितने डिग्री के एंगल पे? एडी कहां से चालू हुआ है? ओरिजिन के ऊपर से, वाई एक्सिस से चालू हुआ है, दोनों का संगम हुआ ई पॉइंट पर, और उस ई पॉइंट को हमने क्या बोला? ये बोला है, देख लो। Along the x-axis income is taken and along the y-axis AD and AS are taken. Income line is shooting from the origin at an angle of 45 degree. This is also AS line. The aggregate demand curve starts from the y-axis and cuts AS line at point E, which is the point of equilibrium. मेरे बताने की जरूरत है इसमें?
आगे अगेंस्ट पॉइंट ई 400 इज द इक्विलिब्रियम इनकम व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस, दिस इज द सिचुएशन ऑफ इफेक्टिव डिमांड। एक बार ऐसे ही हुआ था बच्चों, जिस साल में बच्चों हमारे यहाँ से इकोनॉमिक्स में एक बच्चे ने 100 स्कोर किए थे, उस साल ही क्वेश्चन पूछा गया था और ज्यादातर बच्चे फैले हुए थे। एग्जामिनर का दिल पूरे एडीएस अप्रोच पे नहीं आया, उसकी लास्ट वाले खोपचे में एक वर्ड लिखा था उस पे आ गया। उसने बोला एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड। सुनो, उसने क्या पूछा, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड, और 6 नंबर में। अब बच्चे कंफ्यूज, ये क्या है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड? अरे इफेक्टिव डिमांड का मतलब कि जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई है, यानी कि इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। इफेक्टिव डिमांड का मतलब ही क्या होता है, एडी इज इक्वल टू डिमांड इफेक्टिव है, जितनी डिमांड है उतनी पूर्ति हो भी रही है, सप्लाई भी हो रही है, ठीक है ना। तो एडी इज इक्वल टू एस को, यानी कि एडीएस अप्रोच को क्या करना है, एक्सप्लेन करके चलना है। 6 नंबर में कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप, वो लिखोगे ऊपर कि कीन्स ने बोला कि एडी इज इक्वल टू एस होगा तो इक्विलिब्रियम आएगा, और वो सी प्लस एस, आई इज इक्वल टू एस, और फिर बस टेबल बनानी है और डायग्राम बनाना है, ये काम करना है ना। 2 नंबर टेबल के, 2 डायग्राम के और 2 नंबर टेक्स्ट के, ऐसे करके मिलेंगे आपको 6 नंबर। हालांकि आना नहीं चाहिए, बहुत सिंपल कुछ है ही नहीं यार उसमें, फ्री के यहाँ से आना चाहिए। जो ये क्वेश्चन है जो हम कल कवर करेंगे, व्हाट हैपन व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एएस और एडी इज लेस देन एएस, कल तुम्हारे से उगल पाऊंगा मैं, ठीक है ना, कि एडी अगर ज्यादा होगी एएस से तो क्या होगा, और अगर एडी कम होगी एएस से तो क्या होगा, आप ही बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए मिलते हैं बच्चों कल।